फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं प्रेमचंद जी का प्रसिद्ध उपन्यास निर्मला। और इसका अब मैं पांचवा पार्ट पढ़ने जा रही हूँ। या क्योंकि ये एक उपन्यास है दोस्तों, तो मैं इसे एक वीडियो में नहीं कवर कर सकती, इसलिए छोटे छोटे वीडियोस में लेके आ रही हूँ ताकि आपको बोरियत भी ना हो और उपन्यास सुनने में मज़ा भी आए। तो फिर चलिए हम शुरू करते हैं निर्मला की कहानी, ऋचा की ज़ुबानी। तो दोस्तों देखिए, अभी तक जो मैंने बताया आपको पिछला, अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस को पिछला ज़रूर सुन लीजिएगा, ठीक है। उसके लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो चलिए हम लोग फिर भी मैं रिकैप में बता देती हूँ कि इस कहानी का सारांश थोड़ा बहुत मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, अपने पिछले वीडियोस में बताया था कि उदय भानुलाल जी जो वकील हैं वो अपनी बेटी का यानी निर्मला की शादी करने जा रहे हैं। लेकिन शादी की तैयारियों में इतना कर्जा ले चुके होते हैं कि उनकी जो पत्नी होती हैं रुक्मिणी, उनके साथ उनका कल्याणी जी जो उनके साथ उनका झगड़ा हो जाता है। और झगड़े में के दौरान आधी रात में उदय भानु जी घर से बाहर चले जाते हैं, सिर्फ कल्याणी जी को सबक सिखाने के लिए कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो। और वो एक प्लान बनाते हुए जाते हैं कि वो गंगा किनारे जाकर एक डूबने का नाटक करेंगे और 3-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाएंगे, ताकि जो कल्याणी जी है उनको समझ आए कि उन्होंने लड़ाई झगड़ा जो किया है इसकी वजह से। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। और उनका जो एक दुश्मन होता है, क्योंकि जो बाबूजी होते हैं वो वकील होते हैं पेशे से, और उन्होंने एक व्यक्ति को जेल पहुंचाया होता है, जो कि गुंडा होता है, क्रिमिनल होता है, उसको जेल पहुंचाता है। वो छूट के आ जाता है और वो उनका पीछा करता है और उन्हें डंडे से उन पर वार करता है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। कल्याणी जी सदमे में जाती हैं कि उनकी वजह से उनके पति की डेथ हो गई। उसके बाद उनको एहसास होता है, जब उस दुख से बाहर आती हैं तो उनको यह एहसास होता है कि निर्मला की शादी का टाइम है, और अगर उन्होंने अभी शादी नहीं की तो आगे बहुत दिक्कत आ सकती है, क्योंकि तैयारियां काफ़ी हद तक हो चुकी थी। वो एक पुरोहित को उनके ससुराल भेजते हैं। ससुराल जब वो पुरोहित जाते हैं तो जो उनकी जो पत्नी होती है, यानी सास होने वाली निर्मला की जो सास होती है, वो इस रिश्ते से मना करवा देती है, क्योंकि उसको कहीं और से ज़्यादा पैसा मिल रहा होता है, दहेज मिल रहा होता है। जबकि वो वकील से दहेज ना लेने की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर उनका इरादा बदल जाता है। उनको एक बहाना मिल जाता है कि ये रिश्ता सही नहीं है, क्योंकि इसमें अपशगुन है, वरना इतना बुरा नहीं होता रिश्ता होने से पहले। तो इसका बहाना करके, इस अपशगुन का बहाना करके जो बालचंद्र जी हैं वो क्या करते हैं, इसके लिए शादी के लिए मना कर देते हैं अपनी पत्नी के कहने पर। लेकिन जब वो कल्याणी जी का जो पत्र पुरोहित देते हैं, जब वो उनकी पत्नी पढ़ती है तो उसको बहुत दुख होता है, और वो पढ़ते पढ़ते बहुत दुखी हो जाती है और अपने फैसले से हट जाती हैं। फिर वो बोलती है कि जिनका नाम रंगीली बाई होती है, और वो तैयार हो जाती हैं शादी करने के लिए। वो पुरोहित को अपने पास बुलाती हैं और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब देखिए, रंगीली बाई कहती हैं कि भाई देखिए, हम पुरोहित को मैं बोल दूंगी, लेकिन जो भालचंद्र जी होते हैं वो तैयार नहीं होते। लेकिन देखिए, अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या हुआ। रंगीली बाई बोलती हैं, तो मुझे क्या मालूम था कि विधवा की दशा इतनी हीन हो गई है। तुम्ही ने तो कहा था, ये रंगीली बाई अपनी पति से बोल रही हैं, कि तुम्ही ने तो कहा था कि उसने पति की सारी संपत्ति छिपा रखी है और अपनी गरीबी का ढोंग रचकर काम निकलवाना चाहती है। एक ही छठी हुई औरत है, तुमने जो कहा मैंने उसे मान लिया। भलाई करके बुराई करने में तो लज्जा और संकोच है, बुराई करके भलाई करने में कौन सा संकोच नहीं है। अगर तुम हाँ कर आए होते और मैं नहीं करने को कहती तो तुम्हारा संकोच ठीक था। नहीं करने के बाद हाँ करने में तो अपना बड़प्पन है। भालचंद्र जी तुम बोलते हैं कि तुम्हें बड़प्पन मालूम होता हो, मुझे तो लुच्चापन ही मालूम होता है। फिर तुमने ये कैसे मान लिया कि मैंने वकीलाइन के विषय में जो बात कही थी वो झूठी थी? क्या ये पत्र देखकर तुम जैसे खुद सरल हो वैसे ही दूसरों को भी सरल समझती हो? रंगीली बाई बोलती है, इस पत्र में बनावट नहीं मालूम होती। बनावट की बात दिल में चुभती नहीं है, उसमें बनावट की महक अवश्य रहती है। भालचंद्र बोलते, बनावट की बात तो ऐसी चुभती है कि सच्ची बात उसके सामने बिल्कुल फीकी मालूम होती है। ये किस्से कहानियाँ लिखने वाले जिनकी किताबें पढ़ पढ़ कर तुम घंटों रोती हो, क्या सच्ची बातें लिखते हैं? सरासर झूठ का तुमार बांधते हैं। ये भी एक कला है। रंगीली बाई बोलती है, क्यों जी, तुम मुझसे भी उड़ते हो, दाई से पेट छिपाते हो। मैं तुम्हारी बातें मान जाती हूँ तो तुम समझते हो कि इसे चकमा दिया।
मगर मैं तुम्हारी एक नस को पहचानती हूँ। तुम अपना ऐब मेरे सिर पर मढ़कर खुद बेदाग बचना चाहते हो। बोलो, कुछ झूठ बोलती हो। जब वकील साहब जीते थे तो तुमने सोचा था कि ठहराव की ज़रूरत ही क्या है, वह खुद ही जितना उचित समझेंगे देंगे, बल्कि बिना ठहराव के और भी ज़्यादा तुम्हें मिलने की उम्मीद होगी। अब जो वकील साहब का इंतकाल हो गया तो तरह तरह के हीले हवाले करने लगे। ये भलमानसी नहीं, छोटापन है। इसका इल्ज़ाम भी तुम्हारे ही सर है। मैं अब शादी ब्याह के बीच ना आऊँगी। तुम्हारी जैसी इच्छा हो करो। ढोंगी आदमियों से मुझे चिढ़ है। जो बात करो सफाई से करो, बुरा हो या अच्छा। आती के दांत खाने के और दिखाने के और वाली नीति का चलना मुझे अच्छा नहीं लगता। बोलो, अब वहाँ शादी करते हो या नहीं? बालचंद्र जी बोले, जब मैं बेईमान, दगाबाज और झूठा ठहरा तो मुझसे पूछना ही क्या है? अगर खूब पहचानती हो आदमियों को, क्या कहना है तुम्हारी इस सूझबूझ की? भलैया ले ले। रंगीली बाई बोली, हो बड़े हयादार, अब भी वही शर्माते। ईमान से कहो, मैंने बात ताड़ ली ना? भालचंद्र जी बोले, अब तक मैं यही समझता था कि औरतों की नज़र बड़ी तीखी होती है, पर आज ये यकीन हो उठ गया और महात्माओं ने औरतों के विषय में जो तत्व की बातें कही हैं उनको मानना पड़ा। रंगीली बाई बोली, ज़रा आईने में अपनी सूरत तो देखाओ। तुम्हें मेरी कसम, ज़रा एक बार देखो तो कितने झेपे हुए हो। भालचंद्र बोले, सच कहना, कितना झेपा हुआ हूँ? रंगीली बाई बोली, इतना ही जितना कोई भला मानस चोर चोरी खुल जाने पर झेपता है। भालचंद्र जी बोले, खैर मैं झेपा ही सही, पर शादी वहाँ ना होगी। रंगीली बाई बोली, मेरी बला से, जहाँ चाहो करो। क्यों, भुवन से भी एक बार पूछ लो। भालचंद्र जी बोले, अच्छी बात है, उसी पर फैसला रहा। रंगीली बाई ज़रा भी इशारा न करना। भालचंद्र जी बोले, अजी मैं उस तरफ ताकूंगा भी नहीं। इत्तेफाक से ठीक उसी वक्त भुवन मोहन, जो कि उसका होने वाला पति था निर्मला का, वो भी आ पहुंचा। ऐसे सुंदर सुडौल बलिष्ठ युवक कॉलेजों में बहुत कम देखने में आते हैं। बिल्कुल माँ पर गया था। वही गोरा चिट्टा रंग, वही पतले दुबले गुलाब की पत्ती के से ओठ, वही चौड़ा माथा, वही बड़ी बड़ी आँखें, डील डॉल बाप का सता, ऊंचा कोट, ब्रोचेस, टाई, बूट, हैट, उस पर खूब खेल रहे थे। हाथ में एक हॉकी स्टिक थी, चाल में जवानी का गुरूर था, आंखों में खुददारी की चमक। रंगीली ने कहा, आज बड़ी देर लगाई तुमने। ये देखो, तुम्हारी ससुराल से ये खत आया है। तुम्हारी सास ने लिखा है, साफ साफ बतला दो, अभी सवेरा है। तुम्हें वहाँ शादी करना मंजूर है या नहीं? भुवन मोहन बोले, शादी करनी तो चाहिए अम्मा, पर मैं करूँगा नहीं। रंगीली बाई बोली, क्यों? भुवन मोहन ने बोला, कहीं ऐसी जगह शादी करवाइए कि खूब रुपए मिले और ना सही 1 लाख का तो डॉल हो। पर अब क्या रखा है, वकील साहब रहे ही नहीं, बुढ़िया के पास अब क्या होगा? रंगीली बाई बोली, तुम्हें ऐसी बातें मुंह से निकालते शर्म नहीं आती? भुवन मोहन बोले, इसमें शर्म की कौन सी बात है, रुपए किससे काटते हैं? 1 लाख रुपए तो लाख जन्म में भी ना कमा पाऊंगा। इस साल पास भी हो गया तो कम से कम 5 साल तक रुपए की सूरत नज़र ना आएगी। फिर 100-200 रुपये महीने कमाने लगूंगा। 500-600 रुपये तक पहुँचते पहुँचते उम्र के 3 बार बीत जाएंगी। रुपए जमा करने की नौबत ही ना आएगी। दुनिया कुछ मज़ा ना उठा सकूंगा। किसी धन्ना सेठ की लड़की से शादी होती तो चैन से कटती। मैं ज़्यादा नहीं चाहता, बस 1 लाख नगद हो या फिर कोई ऐसी जायदाद वाली बेवा मिले जिसके पास एक ही लड़की हो। रंगीली बाई बोली, चाहे औरत कैसी भी मिले। भुवन मोहन बोले, धन सारे ऐबों को छुपा देगा। मुझे ये गालियाँ भी सुनाए तो भी सुन लूँगा। तो दारू गाय की लात किसी बुरी लगती है? बाबू साहब ने ताज़ो तारीफ के अंदाज में कहा, हमें उन लोगों के साथ सहानुभूति और दुख है। ईश्वर ने उन्हें विपत्ति में डाला, लेकिन बुद्धि से काम लेकर ही कोई निश्चय करना चाहिए। हम कितने ही फटेहाल हो जाएं, फिर भी अच्छी खासी बारात हो जाएगी। वहाँ भोजन का भी ठिकाना नहीं, सिवाय इसके कि लोग हंसे और कोई नतीजा ना निकलेगा। रंगीली बाई बोली, तुम बाप पुत दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। दोनों उस गरीब लड़की के गले पर छुरी फेरना चाहते हो। भुवन मोहन बोले, जो गरीब है उसे गरीबों ही के यहाँ संबंध करना चाहिए, अपनी हैसियत से बढ़कर। रंगीली बाई बोली, चुप भी रह, आया है बड़ी हैसियत लेकर। तुम कहाँ के धन्ना सेठ हो?
कोई आदमी द्वार पर आ जाए तो एक लोटा पानी को तरस जाए, बड़े हैसियत वाले बने हो। ये कहकर रंगीली वहाँ से उठकर रसोई का काम करने चली गई। भुवन मोहन मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया और बापू साहब मूंछों को ताप देते हुए बाहर आए कि मोटे राम को अंतिम निश्चय सुना दूं, पर उनका कहीं पता न था। मोटे राम जी कुछ देर तो कहार गिरा देखते रहे। अब उसके आने में बहुत देर हुई तो उनसे बैठा ना गया। सोचा यहाँ बैठे बैठे काम ना चलेगा, कुछ उपाय करना चाहिए। भाग्य के भरोसे यहाँ अड़ी किए बैठे रहे तो भूखों मर जाएंगे। यहाँ तुम्हारी दाल नहीं गलेगी। चुपके से लकड़ी उठाई और जिधर वो कहार गया था उसी तरफ चले। बाजार थोड़ी दूर पर था। एक क्षण में जा पहुंचे। देखा तो बुड्ढा एक हलवाई की दुकान पर बैठा चिलम पी रहा था। उसे देखते ही अपने बड़ी तकल्लुफ़ी से कहा, अभी कुछ तैयार नहीं है क्या मेहरा? सरकार वहाँ बैठे बिगड़ रहे हैं कि जाकर बिगड़ रहे हैं कि जाकर सो गया या कहीं ताड़ी पीने लगा? मैंने कहा, सरकार ये बात नहीं, बुढ़ा आदमी है, आते ही तो आएगा। बड़े अजीब इंसान है ना जाने इनके पास कैसे नौकर टिकते हैं। कहार बोला, मुझे छोड़कर आज तक कोई टिका नहीं है और ना टिकेगा। साल भर से पगार नहीं मिली, किसी को पगार नहीं देते। किसी ने पगार मांगी और लगे उसे डांटने। बेचारा नौकरी छोड़कर भाग जाता है। ये दोनों आदमी जो पंखा जल रहे थे सरकारी नौकर हैं। सरकार से जो अर्दली मिली है ना, इसी से पड़े हुए हैं। मैं भी सोचता हूँ कि जैसा तेरा ताना बाना वैसी मेरी भरनी। 10 साल कट गए, साल 2 साल और इसी तरह कट जाएंगे। मोटे राम बोले, तो तुम ही अकेले हो? नाम तो कई हज़ारों के लेते हैं। कहार बोले, वह सब इन 2-3 महीनों के अंदर आए और छोड़ छाड़ कर चले गए। ये अपना रौब ज़माने को अभी तक उनका नाम जप रहे। कहीं नौकरी दिलाइएगा चलो। मोटे राम जी बोले, अजी बहुत नौकरी हैं। कहार तो आजकल ढूंढे नहीं मिलते। तुम तो पुराने आदमी हो, तुम्हारे लिए नौकरी की क्या कमी है? यहाँ कोई ताज़ी चीज़ है? मुझसे कहने लगे, खिचड़ी खाइएगा या बाटी खाइएगा? मैंने कह दिया, सरकार बुढ़ा आदमी है, रात को उसे मेरा भोजन बनाने में कष्ट होगा, मैं कुछ बाजार से ही खा लूँगा, इसकी आप चिंता ना करें। बोले, अच्छी बात है, कहार आपको दुकान पर मिलेगा। बोलो साहब जी, कुछ तर्क मालूम तैयार है? लड्डू तो ताज़े मालूम होते हैं, तौल दो 1 सेर भर, आ जाऊँ वहीं ऊपर ना। ये कहकर मोटे राम जी हलवाई की दुकान पर जा बैठे और माल चखने लगे। खूब छक्कर खाया, 2-3 सेर चट कर गए। खाते जाते थे और हलवाई की तारीफ करते जाते थे। साहब जी, तुम्हारी दुकान का जैसा नाम सुना था वैसे ही माल भी पाया। बनारस वाले ऐसे रसगुल्ले नहीं बना पाते। कलाकंद अच्छी बनाते हैं, पर तुम्हारी उनसे बुरी नहीं। माल डालने से अच्छी चीज़ नहीं बनती, हुनर चाहिए। हलवाई बोला, कुछ और लीजिए महाराज, थोड़ी सी रबड़ी मेरी तरफ से ले लीजिए। मोटे राम, इच्छा तो नहीं है लेकिन दे दो पाव भर। हलवाई, पाव भर क्या लीजिएगा? चीज़ अच्छी है, आधा सेर तो लीजिए। खूब मनमाफिक खाकर पंडित जी ने थोड़ी देर तक बाजार की सैर की और 9 बजते बजते मकान पर आए। वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। एक लालटेन जल रही थी। अपने चबूतरे पर बिस्तर जमाया और सो गए। सवेरे अपने नियमानुसार कोई 8 बजे उठे तो देखा बापू साहब टहल रहे हैं। इसे जगह देखकर वो पालगन पर बोले, महाराज आप रात भर कहाँ चले गए? मैं बड़ी रात तक आपकी राह देखता रहा। खाने का सब सामान बड़ी देर तक रखा रहा। जब आप ना आए तो रखवा दिया गया। आपने कुछ भोजन किया या नहीं? मोटे राम बोले, हलवाई की दुकान पर कुछ खा आया था। पालचंद बोले, अजी पूरी मिठाई में वो मज़ा कहाँ जो बाटी और दाल में है। 10-12 आने खर्च हो गए होंगे, अभी भी पेट ना भरा होगा। आप मेरे मेहमान हैं, जितने पैसे लगे हों ले लीजिएगा। मोटे राम बोले, आप ही के हलवाई की दुकान पर खाया था वो जो नुक्कड़ में बैठता है? भालचंद जी बोले, कितने पैसे देने पड़े? मोटे राम बोले, आपके हिसाब में लिखवा दिया है। भालचंद जी, जितनी मिठाइयाँ ली हूँ मुझे बता दीजिएगा, नहीं तो पीछे से बेईमानी करने लगेगा, एक ही ठग है। मोटे राम जी बोले, कोई 2.5 सेर मिठाई थी और आधा सेर रबड़ी। बापू साहब ने फटी फटी नजर से पंडित जी को देखा, मानो कोई चौंकाने वाली बात कही हो। 3 सेर तो कभी यहाँ महीने भर का टोटल भी ना आता होगा। और ये महाशय एक ही दिन में कोई 4 रुपए का माल उड़ा गए। अगर 1 आध दिन और रह गए तो लुटिया डूब जाएगी। पेट है शैतान की कब्र। 3 सेर कुछ ठिकाना है? परेशान हाल दौड़े हुए अंदर गए और अंगीली से बोले, कुछ सुनती हो? यह महाशय कल 3 सेर मिठाई उड़ा गए। 3 सेर पक्की तौल। रंगीली में चौंक कर कहा, अजी नहीं,
3 शेर भला क्या खा पाएगा, आदमी है बैल। भालचंद्र जी बोले 3 शेर तो अपने मुंह से कह रहा है, 4 शेर से कम ना होगी पक्की तौल। रंगीली बाई बोली पेट में इसके सनीचर है क्या। भालचंद्र जी बोले आज और रह गया तो 6 शेर पर हाथ फेरेगा। रंगीली बाई बोली तो आज रहे ही क्यों, खत का जवाब दे देना हो देकर विदा करूं, अगर रहे तो साफ कह देना हमारे यहाँ मिठाई मुफ्त में नहीं आती, खिचड़ी खानी हो तो बनाए नहीं तो अपनी राले। जिन्हें ऐसे पेटुओं को खिलाने से मुक्ति मिलती हो वे खिलाएं, हमें ऐसी मुक्ति ना चाहिए। अगर पंडित विदा होने को तैयार बैठे थे, इसलिए बाबू साहब को चालाकी से काम लेने की ज़रूरत ना पड़ी। पूछा क्या तैयारी कर दी महाराज। मोटे राम जी बोले हाँ सरकार, अब चलूँगा, 9 बजे गाड़ी मिलेगी ना। भालचंद्र जी भला आज तो और रहिए। ये कहते कहते पूरा जो भय हुआ कि कहीं ये महाराज सचमुच ना रह जाए, इसीलिए वाक्य को यूं ही पूरा किया। हाँ वहाँ भी लोग आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। तो दोस्तों अब आगे क्या हुआ ये कहानी हम आपके नए वीडियो में लेकर आएंगे। मेरी अब पिछली वीडियो को और आगे वाली वीडियो को सुनना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों हम फिर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।